मुख्यमंत्री मचालाल शर्मा आज समीक्षा बैठक दरअसल लेने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। दोपहर 1:30 बजे नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में वो चर्चा करते हुए नजर आएंगी। सीएमआर में दोनों समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है। सीएमआर में ही दोनों बैठकें होंगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो सीएम के कार्यक्रम से जुड़ा ये अपडेट आया है जो आपसे हम साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक सूबे के मुखिया सीएम मचालाल शर्मा लेते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोपहर 1:30 बजे शिक्षा नीति को लेकर स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में वो चर्चा करेंगे। सीएमआर में ये दोनों ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इन पर जो नजर है वो सीएम बनाए हुए हैं। विचार विमर्श किया जाएगा, आगे की कार्य योजना क्या होगी, किस तरीके से लागू किया जाएगा, इन सब पर मंथन बैठक में किया जाएगा। कोटा का रुख करेंगे। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अपडेट आया है। कैथून में आज सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरेंगे। कैथून थाने का घेराव कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया जाएगा। गायक कलाकार पर अश्लील हरकत करने का दरअसल आरोप लगा है। रोकने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की इसने धमकी दी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा वापस लेने और गायक पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है लोगों की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अपडेट आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे, ये बताया जा रहा है। कैथून थाने का मामला, गायक कलाकार पर अश्लील हरकत करने का बेहद गंभीर आरोप है और इससे लोगों में भी काफी गुस्सा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई थी आरोपियों के साथ। करौली के सपोटरा के गुड़गांव इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। होटल के ढाबे पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। गोली लगने से गंभीर घायल हुए युवक को तुरंत ही गंगापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर बीजलपुर के ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ज्ञान प्रकाश के रूप में मृतक की पहचान की। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर करौली के सपोटरा से, जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गुड़गांव इलाके में फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ था। 7:30 बजे शाम में बीजलपुर में ऑन रोड एक पाटा और पुश जो छप्पड़ था उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का ज्ञान सिंह, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवार हैं, उन्होंने गोली मार दी है। अभी उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। ज्ञान सिंह की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। फिर से करौली अस्पताल में। खबर जालौर के भीनमाल से, जहां युवक युवती के प्रेम विवाह से समाज के पंच इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने युवक के परिवार, कुटुंब सहित उसके गांव में रहने वाले 150 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंचों का कहना है कि युवक युवती के प्रेम विवाह करने की सजा पूरे गाँव को मिलेगी। पिछले 3 महीने से नासोली गाँव में मेघवाल समाज के 700 लोगों को अपनी रिश्तेदारी, शादियों और शोक सभा में आने से रोका जा रहा। यही नहीं, अगर कोई समाज के कार्यक्रम में अथवा शोक सभा में चला भी जाए तो उसको समाज की बैठक और कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। निवासी श्रवण कुमार मेघवाल को अपनी पसंद से विवाह करना भारी पड़ गया। इस प्रकार के प्रेम विवाह से नाराज मेघवाल समाज के पंचों ने न सिर्फ उस परिवार बल्कि उस गांव, उस कुटुंब और उसके साथ में 5 अन्य गोत्र के लगभग 150 परिवारों के 700 लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। ऐसा तुगलकी फरमान भीनमाल के गांव में देखने को मिला है। गांव के बाशिंदों का कहना है कि यहां पर एक तुगलकी फरमान समाज के द्वारा जारी हुआ, जिसमें प्रेम विवाह करने से नाराज पंचों ने समाज के पूरे 700 लोगों का समाज में आना जाना बंद कर दिया। हम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार की जो बातें हैं उनको यहाँ समस्या देखने में आ रही है, क्या उनके साथ में हुआ है। जी बाबूजी, क्या मामला है? आपको पंचों ने बाहर किया है, मामला क्या है? गाँव में मैंने आवाज बताई। मैं पहली बार गया घोड़ा पर
तो मैंने रास्ता में बराया। दूसरी बार गया मैं रोज पे तो मैंने रास्ता में बराया। तीसरी बार गया मैं निभावे तो मैंने रास्ता में बराया। मैं आवाज दीदानी 7 बार मैं गया जुजानी खाने के ओर पर मैं आवाज दीदानी। मैं गाँव में भटके पड़ा और मैं घरे बैठा हूँ। मैंने मैं आवाज देता है नहीं। हम प्रत्यक्ष जब इस गांव में आए और यहाँ के लोगों से बात की, जाना कि विषय क्या है, तो यहाँ के लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका समाज में आना जाना बंद है और जिन पंचों ने एसपी के सामने स्पष्टीकरण दिया है वो पूरा झूठा है। इसी मामले में अब जांच की आवश्यकता बताई गई है। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से पुलिस के ऊपर भी एक बार की प्रश्न चिन्ह लग रहा है, लेकिन एक साथ में 700 लोगों को समाज से बहिष्कृत करने के बाद यहाँ पे एक बार की जो निराशा है वो व्याप्त है और सामाजिक दायरे से इतर होकर के लोग इस प्रकार की गुंजाइश रख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल को 2 पारियों में आयोजित होगी। 803 पदों के लिए बताया जा रहा है कि 8,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 38 जिलों में बनाए गए 1,278 परीक्षा केंद्र, जयपुर में ही केवल 176 परीक्षा केंद्र है, ऐसी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है और उसको लेकर के जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं और नकल पर लगाम लग सके उसके भी इंतजाम किए गए हैं। जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 803 पद हैं जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और इसमें 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। खेल संकुल में हॉट एयर बैलून शो के दौरान हादसा हुआ है। बैलून को जमीन से बांधे रखने वाली रस्सी टूट गई। रस्सी को पकड़कर हवा में कर्मचारी 80 फीट से नीचे गिर गया। गंभीर घायल अवस्था में उसे कोटा रेफर किया गया। कोटा में इलाज के दौरान कर्मचारी की जान चली गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 12 से पहुंचा रहे हैं। खेल संकुल में दरअसल हॉट एयर बैलून शो का आयोजन किया गया था और उसमें हादसा हुआ है। बैलून को जमीन से बांधे रखने वाली जो रस्सी थी वो टूट गई, जिसकी वजह से कर्मचारी 80 फीट से नीचे गिर गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। यही वो हॉट एयर बैलून है जो बताया जा रहा है जिसकी रस्सी जो है वो टूट गई थी। दरअसल इस बैलून को बांधे रखने के लिए चारों तरफ से रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले और इसी दौरान एक रस्सी जो थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से कर्मचारी जो था वो लगभग 80 फीट की ऊंचाई से बताया जा रहा है नीचे गिर गया था। खेल संकुल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहाँ पर हॉट एयर बैलून जब हवा में था इसी दौरान हादसा हो गया। कोटा में इलाज के दौरान जो कर्मचारी घायल हुआ था उसकी जान चली गई है। हवा में कर्मचारी 80 फीट से ऊपर था बताया जा रहा है और इसी दौरान हादसा हुआ जब वो नीचे गिर गया। गंभीर अवस्था में उसे कोटा रेफर किया गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, यह हादसा किस वजह से हुआ था? देखिए, हादसा जो है बैलून की जो रस्सी थी वो बांधी नहीं गई थी, लापरवाही थी। दरअसल पूरा घटनाक्रम बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको। 12 में जिला स्थापना दिवस को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था प्रशासन की ओर से, जहां पर हॉट एयर बैलून के वेंडर को भी बुलाया गया था ताकि वो बच्चों को जो है वो एंटरटेन कर सके और एक कार्यक्रम वहां प्रस्तुत कर सके। आज सुबह हॉट एयर बैलून शो जब शुरू हुआ तो पहली बार में यहाँ के विधायक और कुछ जो लोग थे जनप्रतिनिधि वो हॉट एयर बैलून में गए ऊपर और नीचे उतर आए। जब ये दूसरा ही दौर था जब वहाँ हॉट एयर बैलून में कुछ बच्चे जो हैं वो चढ़कर ऊपर गए थे। इस दौरान जो हॉट एयर बैलून संचालक जो रस्सियां बिछा रखी थी हॉट एयर बैलून को पकड़ के एक जगह रखने के लिए, नीचे आने के लिए, वो रस्सियां बताई जा रही वो बांधी नहीं गई थी नीचे किसी भी चीज से। ऐसे में हॉट एयर बैलून जो 30 फीट उड़ना था, 40 फुट उड़ना था, वो जो है करीबन 70-80 फुट चला गया। इस दौरान नीचे जब वो हॉट एयर ऊपर जाने लगा तो एक कर्मचारी ने नीचे रस्सी पकड़ रखी थी हॉट एयर बैलून को संभालने के लिए। वो रस्सी के साथ पकड़ने के साथ ही ऊपर चला गया हवा में और इसी दौरान जो है हॉट एयर बैलून जो ऊपर से जो रस्सी बंधी हुई थी वो रस्सी टूट गई और वो रस्सी के साथ ही वो कर्मचारी जो था वो नीचे आ गया। हालांकि हॉट एयर बैलून को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, हॉट एयर बैलून में लोग सुरक्षित रहे, लेकिन वो जो कर्मचारी जिसने रस्सी पकड़ी थी वो ऊंचाई से गिरा और ऊंचाई के गिरने की वजह से जो है गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
अलवर से बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली से पेड़ में आग लग गई है। आकाशीय बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में आग लगी बताया जा रहा। सूचना पर राजगढ़ अग्निशमक वाहन मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया है। टहला की कोटड़ी रामपुरा में आकाशीय बिजली गिरी थी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दरअसल मौसम ने करवट ले ली है प्रदेश में, जिसकी वजह से कई स्थानों पर जो बारिश हो रही है, तेज आंधी चल रही है और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक पेड़ में भीषण आग लग गई। हालांकि जैसे ही दमकल को इस मामले की सूचना मिली, मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के टैरिफ लगाने पर कहा कि टैरिफ का असर कई देशों पर होगा। टैरिफ का कॉम्प्लेक्स मसला है और लेकिन भारत में पैनिक की कोई खास बात नहीं है। असर होता है लेकिन संभल भी जाएगा। मुद्दा जो कि सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व भर का मुद्दा है, वो है टैरिफ का मुद्दा। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस वक्त, उसका भारत पर क्या असर होगा, आप ये जरा सा समझाएं। देखिए, असर का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ अकेले भारत पर टैरिफ नहीं डाला गया है, ढेर सारे देशों पर डाला गया है। हमारे कितने ऑप्शन खुलेंगे। अमेरिका में भी हमसे ज्यादा हमारे स्पर्धक है, वो देशों पर टैरिफ डाला गया है। तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि हमारा सामान ज्यादा भी जा सकता है। कई सारे देशों में हमारे सामान जाने की व्यवस्था भी होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है। इसमें इतनी जल्दबाजी में इसका असर का आकलन किसी को नहीं करना चाहिए। पैनिक एक जो आ रहा है, आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा पैनिक का कोई वो नहीं? मुझे लगता है कि देश की जनता ऐसे पैनिक में कभी आती नहीं है। ये थोड़ा मीडियाबाजी होती है तो असर तो होता है, असर नहीं होता है ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे संभल जाएगा। न्यूज 18 के मंच राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, मुस्लिम जनता विभाजन नहीं चाहती थी। जी, मोदी जी ने कहा कि उस वक्त के जो नेता थे, उन्होंने राष्ट्रहित को के ऊपर सत्ता को रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कट्टरपंथियों का साथ किन नेताओं ने लिया और ऐसा क्यों किया? और पार्टीशन के लिए वो कहते हैं कि जो है मुसलमान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, गरीब मुसलमान नहीं चाहते थे ऐसा हो। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ, पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो। और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हितों के साथ समाधान करते हैं, वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं और देश के अंदर ही एक नया देश बनाने का बीज बोने का काम करते हैं। मगर मोदी जी थोड़े चिंतित दिखते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं युवाओं को कि समय बहुत निकल गया है। मोदी जी ने ही 10 साल में इस देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। हमारी युवा पीढ़ी ने इसको आगे बढ़ाना हो। दल कोई भी तय करिए,
दल के अंदर युवाओं को समान मौके होने चाहिए। दल की नीतियां दल के हित में नहीं बननी चाहिए, देश के हित में बननी चाहिए। और दल जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाला दल होना चाहिए। दल कोई भी चुनिए, वोट उसी को दीजिए जो दल जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त हो। और यही हमारे देश के विकास का, हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा का सच्चा रास्ता है। कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस नेता के बारे में बात हो रही थी? वो कौन से नेता थे जो ये कर रहे थे? नहीं, ऐसे सिंगल आउट करना तो बहुत तकलीफ होगी, मगर कांग्रेस ने बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया था, तो इशारा उन्हीं की तरफ है। इशारे का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री तो अंततोगत वही बनता है जो फैसले करता है। हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने उस वक्त नेहरू जी को बनाया था, परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहता हूं, आज देश के युवाओं को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी उठाकर मंच पर लाकर पूछ लीजिए, उस वक्त आप विभाजन लेते क्या? विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है, और ये मैं मानता हूं इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता था। अमित शाह लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे पर भी बोले हैं। उन्होंने कहा हमारी सीटें कम आई, लेकिन कोई खिलाड़ी ये थोड़ी कहता है कि वो मैच हारेगा। 300 की जगह हमने 400 कहा। हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे, हम तमिलनाडु और बिहार भी जीतेंगे। आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी। मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ, कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी, और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली में आपने जो है केजरीवाल जी की सरकार को परास्त किया। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोग बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया, और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी बढ़ा है और बड़े जोर के साथ मोदी के काम पर थप्पा लगाने का काम ये 3 राज्यों में। जयपुर में एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी का एक्शन देखने को मिला। एसओजी ने 10,000 रुपए के इनामी को अरेस्ट कर लिया है। पाली के रोहट में लंबित चल रहा ये 2nd ग्रेड टीचर है। उम्मेद परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देता था। डमी कैंडिडेट उम्मेद सिंह को डीईओ टीम सिरोही से पकड़ा गया है। आरोपी को जयपुर एसओजी मुख्यालय लाकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो आरोपी को जयपुर एसओजी मुख्यालय लाया जाएगा और उसके बाद जो है पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि कितनी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा जो है वो दी गई है। बताया जा रहा है 10,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उम्मेद को गिरफ्तार कर लिया है। डमी कैंडिडेट उम्मेद सिंह को डीईओ ऑफिस सिरोही से पकड़ा गया है।